हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें लघु उत्तरीय में मैंने अभी एक पार्ट दिया है जिसमें आपको प्रायिकता चैप्टर तक के लघु उत्तरीय प्रश्न कराए गए हैं। अब उसके आगे के चैप्टर के जो भी आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न संभावित बन सकते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको मैं इसमें समाहित करने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार मैंने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज आपको दी है जिसमें 2 पार्ट आपको दिए गए हैं, और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज दी गई है जिसमें सभी प्रकार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। वो आपको कराए जा चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको 3 पार्ट शायद दे दिए गए हैं और एक लघु उत्तरीय का पार्ट भी आपको दे दिया गया। लघु उत्तरीय का ये दूसरा पार्ट है। संभवतः जितना हो सकेगा मैं इसमें करूंगा। अगर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो जितना भी हो सकेगा उतना इसमें आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इस तरीके के प्रश्न। आप देखिए यहाँ पर मध्यिका के मैं सीधे सामान्य प्रश्न नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने उनको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में एक एक नंबर के दृष्टिकोण से करा दिया है। तो ये आप समझिए, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ बच्चे जो इस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं, नए हैं, वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ने मध्यिका का सब कुछ नहीं कराया। नहीं, एक बार बहुविकल्पी में जैसे प्रश्न बन सकते हैं वो कराए जा चुके हैं, फिर एक बार अति लघु उत्तरीय में जैसे प्रश्न बनते हैं वो भी कराए जा चुके हैं। अब इस बार लघु उत्तरीय में जो प्रश्न बनेंगे वो कराए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की मध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको ये एक टेबल दी गई है, इसकी आपको मध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हैं, हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक टेबल बनानी होती है, ठीक है। उस टेबल में जैसे यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं, आपको लगभग 3 चीजें उसमें समाहित करनी होती है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेके बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेबल का वर्क है और थोड़ा सा छोटी टेबल भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए जैसे ये आपका, 1 मिनट, हाँ आप देखते हैं। चलिए इतने में आप टेबल को समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पद लिखूंगा इस लाइन में, यहाँ पर आपका बारंबारता और इधर संचयी बारंबारता। आपने देखा यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं और इसमें मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको 3 कॉलम में, जैसे पहले कॉलम में क्या दिया है, पद, दूसरे में बारंबारता, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको तीसरे में क्या लेना है, तीसरे में लेना है संचयी बारंबारता। अपनी तरफ से मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको लेना पड़ेगा संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बारंबारता को F यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसको आप सिंपल पद है X भी कह सकते हैं। कोई ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ऐसे लिखिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये X, F और CF लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता लिख लेंगे। अब ये सभी पद आपके सामने है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनको नोट करेंगे। तो पहले पद नोट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। 14 तक पद है, ये लिख दिए गए। इनके सामने इनकी बारंबारता लिख देते हैं, 3, 2, 2, 4, जो भी आपको दिया। देखिए 2 के सामने 3, 2, 2, 4, देखिए ये हो गया 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2, ये नोट हो गए। आपने देखा पद और बारंबारता जो दिया गया था मैंने नोट कर लिया। अब अगली बार में यहां संचयी बारंबारता लिखना है, तो आप ध्यान दीजिए कि संचयी बारंबारता कैसे लिख रहे हैं। जो आपकी बारंबारता है, बारंबारता का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर जैसे इसका मतलब है कि 2, बारंबारता मतलब कौन कितनी बार आया है, मतलब जैसे 2 3 बार आया है, 4 2 बार आया है, ये 6 2 बार आया है, ये 8 4 बार आया है। बारंबारता का मतलब ये होता है कौन कितनी बार आया है, ठीक है। तो अब यहां देखिए जैसे 3 है, तो बारंबारता आपको संचयी बारंबारता लिखने के लिए सबसे पहले 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, पहली बारंबारता को ऐसे ही नोट कर लिया था। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप। उसके बाद ये चीज इसमें जोड़ते जाते हैं, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब इस 5 में ये वाला 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। अब इस 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 4 11। इस 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। इस 15 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। आपने देखा कि सारी जो संचयी बारंबारता है कैसे आया,
पहले हमने 3 को ऐसे ही लिख दिया बारंबारता से ही तो संचयी बारंबारता बनेगा। कैसे बनता है, 3 को पहले ऐसे लिख लिया, फिर ये नीचे वाले जोड़ते गए, 3 2 5, 5 आ गया, 5 में फिर ये 2 जोड़ा 7, 7 आ गया, 7 में फिर अगला 4 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 1 15, 15 में 2 17। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। अब क्योंकि यहां पर जो बारंबारता होता है, ठीक है, ये जो बारंबारता है इसी को हम n, कैपिटल N जोड़ के लिखेंगे तो n मिल जाएगा। जैसे जोड़िए 3 2 5 2 7 4 11, 11 3 14, 1 15 2 17, जोड़ने पर आया 17, इसी को n का मान बोला जाएगा। ये जोड़ करके आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, क्योंकि n कैसा है 17 और 17 कैसा है, n बराबर आपका देख रहे हैं 17 आया है और 17 एक विषम संख्या है। तो मैंने आपको सम और विषम के लिए मध्यिका के फॉर्मूले पढ़ाए हैं अति लघु त्री में, ठीक है। वही आप यहाँ पर विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे मध्यिका का। तो जब आप विषम वाला मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला होगा n+1/2, n+1 ऊपर ही लिख के अपॉन 2 वह पद, ऐसे ही तो करते हैं, बहुत ही आसान है ये। n की जगह आपको रखना 17, 17 + 1 और बटे 2 है ना, ये कितना आ जाएगा, और यहाँ भी आप ऐसे लिखेंगे वह पद। फिर आप देखिए 17 एक कितना हो गया 18, 18 बटे 2 पद, 18 बटे 2 का मतलब क्या हुआ, कट के आ गया 9वां पद आपका। ये देखिए 18 2 से कटा तो 9 आ गया, तो यहां पर आया 9वां पद, यानी जो मध्यिका है वो 9वां पद है। और 9वां पद अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि 9 नंबर पे पद कौन सा लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 9वां पद है, 9th टर्म जो आपका आया है 9वां पद, इसको ढूंढने का तरीका ये होता है कि आप संचयी बारंबारता में ऐसा नंबर देखिए जिसके अंतर्गत 9 आ जाए, ठीक है, मतलब बड़ा ना होने पाए, 9 थोड़ा सा आसपास में रहे। जैसे देखिए 7 क्या है, ज्यादा छोटा है, 9 से छोटा है। 11 ऐसा नंबर है जो जिसमें 9 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 11 ऐसी संख्या जिसमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली 9 के नजदीक वाली संख्या संचयी बारंबारता में आप देखेंगे, इसको ढूंढने के लिए 9वां पद, और उसके ठीक सामने ऐसे चले आएंगे, जो पद होगा वही मध्यिका होगा। पदों में देखिए पद के अंतर्गत जो होगा वही मध्यिका लिया जाएगा। यानी आपको समझ आ गया होगा कि इसका मध्यिका 8 होगा और उत्तर इसका 8 आएगा। आपने ध्यान से समझा होगा इस बात को। फिर से एक बार देख लीजिए, n का मान जब 17, ये जो बारंबारता इसको जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 आने के बाद यहाँ 17 मान रखेंगे, 17 एक 18 बटे 2 हो गया, 18 बटे 2 कट के 9 आ गया, सबके आगे 9वां, ये वहां पद चल ही रहा है, तो ये आया 9वां पद, मतलब 9वां पद आपका मध्यिका है। अब 9वां पद ढूंढेंगे कैसे, तो देखेंगे कि 9th टर्म यानी 9वां पद कौन सी संचयी बारंबारता के निकटतम है, कौन सी संचयी बारंबारता के समीप का मान है। तो हम देख रहे हैं 11 के समीप का मान है, 11 में 9 प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त तो 14 15 सब में होगा, लेकिन सबसे समीपतम निकटतम इन संख्याओं में 11 है जिसमें 9 मिल जाएगा। 7 तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो 11 में मिल जाएगा। तो 11 के ठीक सामने, 11 संचयी बारंबारता में आपने देखा ना, देखिए आपने कहां पर ढूंढा संचयी बारंबारता, उसके ठीक सामने वाला पद क्या है 8, वो पद ही उत्तर होगा मध्यिका। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि मध्यिका कैसे निकाला जाएगा। ये मध्यिका का तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी अगर मान लीजिए नहीं भी ले पाते स्क्रीनशॉट, तो आप जब आराम से बाद में इसको देखेंगे तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की मध्यिका, इसका भी मध्यिका ही ज्ञात करना है। इसमें भी हम कार्य वही करेंगे, वही टेबल बनाएंगे, उसी तरीके से चीजें करेंगे। ठीक, एक तो आपका होगा पद, दूसरा होगा बारंबारता, तीसरा होगा संचयी बारंबारता। तो टेबल में 3 कॉलम तो आपको करने ही करने हैं। एक कॉलम में आपके देखिए यहाँ पर जो पद ना होकर के आयु है और यहाँ पर शिक्षार्थी है यानी स्टूडेंट्स है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे 12 वर्ष ये आयु है ना, 12 वर्ष वाले कितने हैं 4 स्टूडेंट हैं, 13 वर्ष वाले कितने शिक्षार्थी हैं 5 है, 14 वर्ष वाले 4 है, ऐसे इसका मतलब ये बारंबारता, ये नीचे जो है ये बारंबारता ही है। तो अब आप देखेंगे ऊपर पद है, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर पद की जगह आयु था तो आप आयु लिख लेंगे, और यहाँ शिक्षार्थी हैं तो इसमें शिक्षार्थी लिख लेंगे, और इनका आपको संचयी बारंबारता लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आप संचयी बारंबारता लिख देंगे।
ये हो गया। अब यहां पर देखिए जो आयु है वो क्या है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 से 18 तक। तो चलिए हम लिख देते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 12 से हमने 18 तक की आयु लिख ली। अब इनकी बारंबारता क्या है, 4, 5, 4, ये 4 बार है, 12 आयु वाले 4 लोग हैं, ये 5 है, ये 4 है, और फिर है 6, 5, 4, 2, 6, 5, 4 और 2। इस प्रकार से आपने देखा ये लिख लिया गया है जो आपको प्रश्न दिया गया था। अब संचयी बारंबारता हम फिर से उसी प्रकार से लिखेंगे। आप ध्यान दीजिए कि संचयी बारंबारता कैसे लिखना है। जैसा कि सबसे पहली बारंबारता 4 है, 4 को ऐसे लिख लेंगे, उसमें 5 जोड़ देंगे 9, 9 में फिर 4 जोड़ेंगे, 9, 4, 13। देखिए यहां तक हो गया ना 13। अब 13 में 6 जोड़ेंगे कितना, 19, 19 में 5 जोड़ेंगे आएगा 24, 24 में 4 जोड़ेंगे आएगा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 30। ठीक है, ये आ गया। इस प्रकार से आपने संचयी बारंबारता फाइंड किया। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालना अब आपको आ गया होगा। इसके लिए सबसे पहली बारंबारता ऐसे ही नोट कर लेते हैं 4, उसके बाद बाकी को इसमें जोड़ते चले जाते, लिखते चले जाते। तो आपने देखा होगा। अब देखिए यहां पर हम इसको जोड़ करके लिखेंगे, इसको जो ये आया है यहां पर अगर हम ऐसे लाइन बना दे तो ये आपको n मिलता है यहां पर, इसको जोड़ने पर बारंबारता। तो देखिए जोड़िए, 2, 4, 6, 5, 11, 6, 17, 4, 21, 5, 26, 4, 30। देखिए 30 ये भी हो रहा है। फिर से देख लीजिए, 5, 4, 5, 9, 4, 13, 6, 19, 5, 24, 4, 28, 2, 30। ये आ गया 30। तो इसका मतलब ये 30, और देखिए यहां पर जो जोड़ने पर आएगा वही आपको यहां लास्ट में संचयी बारंबारता में भी देखने को मिलेगा, तभी ये सही है, नहीं तो कहीं मिस्टेक हो गई है, आपसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मिल गया, ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर n यानी बारंबारता वाले सब संख्याओं को जोड़ करके n प्राप्त होता है। n मिल गया 30, और क्योंकि n बराबर आया है 30 और 30 कैसी संख्या है, सम, इसलिए अब की बार मध्यिका में सम वाला फॉर्मूला लगेगा। मध्यिका का सम वाला फॉर्मूला क्या है, उसका मध्यिका का सम वाला फॉर्मूला है n बटे 2वां पद, ऐसे तो लिखा जाता है n बटे 2वां पद, और प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, ये होता है, और टोटल अपॉन 2, यही होता है फॉर्मूला। अब आप देखिए मैं मध्यिका इधर बार बार नहीं लिखूंगा, इसको सॉल्व करेंगे। n का मान आया 30, 30 बटे 2वां पद, ये वह पद बार बार इसके साथ लिखना है क्योंकि अंत में पद वो छांटने हैं। अभी ये आंसर नहीं आएगा, इसमें से पद ढूंढने पड़ेंगे, इसीलिए सूत्र में यहाँ वह पद लिखा होता है। तो n बटे 2वां पद, इसका मतलब जैसे 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, जो भी आएगा अभी देख लेंगे। और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 30 बटे 2 प्लस 1वां पद, जैसे लिखा है 30, बस n की जगह जहां जहां n है वहां 30 रख दिया मैंने बस। ठीक है, और टोटल अपॉन 2। अब आप देखेंगे यहां से फिर से ये कट के आएगा, 15 दूना 30, ये 15वां पद आया, और प्लस यहां से 15 दूना 30, ये 15 तो हो ही जाएगा, 2 से 30 कट के, और प्लस 1 16वां पद हो जाएगा, और टोटल बटे 2। भाई आप देख रहे हैं 2 से 30 कटेगा तो 15 दूना 30, यहां भी 2 से 30 कटेगा 15 दूना 30, लेकिन इसमें प्लस 1 है, और इसका मतलब ही यही है। देखिए जो चीज यहां है वही चीज यहां है, उसमें प्लस 1 कर दिया गया। मतलब अगर यहां 15 आया तो ये 16 आएगा, अगर ये 16 आया तो ये 17 आएगा, अगर ये 8 आया तो ये 9 आएगा। यही इस फॉर्मूले का तरीका ही है, पैटर्न ही वही है। तो 15 इधर आया तो इधर 16 आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि उसमें बस प्लस 1 ही तो होना है सूत्र के अनुसार। तो ये हो गया। अब आप देखिए ये आपका मध्यिका था। अब आप देख पा रहे हैं कि मध्यिका यहां पर फाइनल आंसर आने को रेडी है। और फाइनल आंसर कैसे देखेंगे, तो फिर मैंने वही कहा, अब 15वां और 16वां पद के लिए संचयी बारंबारता की तरफ बढ़िए। देखिए कि 15वां पद और 16वां पद किस संचयी बारंबारता में निकटतम मान है। जैसे कि 4 बहुत छोटा है, 9 में 15 16 आएगा नहीं। देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, ध्यान रखिए, 15 और 16वां पद। तो 13 भी छोटा ही है दोनों से। 19 देखिए पहली संख्या मिल रही है जिसमें 15वां पद भी मिल जाएगा, 16 भी आ जाए, यानी संख्या 15 भी 19 के अंतर्गत आ जाएगी और संख्या 16 भी 19 के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि हमको ऐसी ही संख्या संचयी बारंबारता में ढूंढनी है। जब हम यहां तक मान रख लेते हैं तो हम संचयी बारंबारता में जाते हैं और संचयी बारंबारता में देखते हैं कि ये दोनों नंबर 15 16 या जो भी आया हो वो किस संचयी बारंबारता के पास के नंबर है, समीप के नंबर। तो दिख रहा है कि 19 के समीप के नंबर हैं। तो 19 के समीप के नंबर से हम क्या करेंगे, इसके सामने आएंगे, ठीक इसके सामने पद ढूंढेंगे, जो पद है इसमें पहले वाले कॉलम में। तो 15 दिखा, तो अब उस 15 को, यानी यहां पर 15वें पद की जगह भी वही ले लेंगे और 16वें पद की जगह भी यही ले लेंगे 2 बार, है ना, और बटे 2।
ये मान यहां पर ऐसे में ध्यान रखिएगा एक बात, 15वां पद भी यही होगा और 16वां पद भी यही होगा, क्योंकि ये 19 के अंतर्गत आ रहा है ना, तो दोनों के लिए यही मान रखेंगे। तो 15 15 हो गया 30, 30/2 कट के ये आ गया फाइनली 15। उत्तर भी इसका 15 आ गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको करना है। मुझे आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रश्न किए जाएंगे। ध्यान से एक बार पूरा देखिएगा, फिर से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये तो यहीं पर लग जाएगा। इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक, बहुलक यानी मोड, और मध्यिका यानी मीडियन। ठीक है, तो बहुलक तो बताना बहुत आसान होता है, बहुलक के लिए कुछ करना ही नहीं होता, केवल ये देखना होता है कि कौन सी संख्या सर्वाधिक बार आई है, सबसे ज्यादा बार आई है। तो इसमें पद जैसे 17 8 बार आया, 19 7 बार आया, 21 2 बार आया, 23 1 ही बार आया, 28 9 बार आया, 33 11 बार आया और 37 10 बार आया। तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं 33 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, जो है 11 बार, यानी पद 33 11 बार आया है। सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है, 33। इसलिए इस प्रश्न का जो बहुलक हो गया वो भी बस देखते ही आप बहुलक बराबर 33, क्योंकि 33 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 33 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बस इतना देखने से ही आप लगा लेंगे। ये वैसे 2 नंबर में नहीं आता, सामान्यतया ये प्रश्न 1 ही नंबर में आने के चांसेस होते हैं, 2 नंबर में ये वाले प्रश्न आते हैं। फिर भी मैंने एक प्रश्न ले लिया कि कभी कभी आ भी जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर के प्रश्न करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P तथा tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसा इसने कहा है एक समकोण त्रिभुज है, हम जैसा इसने कहा है वैसा कार्य करेंगे। सबसे पहला कार्य यही होगा कि जिस प्रकार से भी इसने कहा है उस तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब आगे क्या बोला गया है, इसने कहा है Q पर 90 डिग्री बनना चाहिए। देखिए कोण Q 90 बोला गया ना, तो Q हम यहां पर नाम कर देते हैं, यानी P फिर हम यहां कर देते हैं और R यहां कर देते हैं, क्योंकि इसने ऐसा ही बोला Q पर 90 होना चाहिए, तो जहां 90 बन रहा था हमने वहां पर अपनी तरफ से Q रख दिया। आगे बोला गया है कि PQ बराबर 5 है। देखिए PQ ये जो है ये आपको 5 है। देखिए अब जैसा जो दिया है 5 सेंटीमीटर PQ दिया था, तो PQ लिख दिया, ये वाला हो गया। और फिर बोला गया PR प्लस QR को मिला के 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR, ये जो PR है और QR ये मिला करके 25 है। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, देखिए P1 को जैसा कि आपको दिया है, देखिए यहां पर पहले नोट करता हूं, PR प्लस QR मिला करके 25 है। अब क्योंकि हमारे पास जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं आ जाती तब तक हम आगे कोई भी मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त होनी चाहिए। एक भुजा 5 पता है लेकिन बाकी दोनों नहीं मालूम है, जबकि उनके बारे में एक संबंध दिया गया है कि PR प्लस QR मिलके 25 है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भाई माना, अगर हम अपनी तरफ से मान लें कि ये जो QR है QR x है, अगर QR x है तो देखिए हम क्या करेंगे, PR प्लस इस QR की जगह x रख देंगे बराबर 25, तो अपने आप ही PR का मान 25 माइनस x आ जाएगा, ये प्लस x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं PR का मान कितना मिला, 25 माइनस x, यहां रख देंगे 25 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस प्रकार से हमारे पास इस समय त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, लेकिन वो भी अज्ञात है, x के रूप में है। तो इसके लिए हमारे पास एक नियम है पाइथागोरस की प्रमेय। बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, आप लोग जिनको प्रॉब्लम हो इसमें, वो पाइथागोरस की प्रमेय या पाइथागोरस का जो नियम है वो क्या है, इसको पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पूरी मैंने पढ़ाई है 3 पार्ट में, बहुत अच्छे से उसको आप लोग देख सकते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब आप देखिए यहां पर आपको सिंपल सी बात है, यहां पर आपको कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स, तो यहां पर आप रखेंगे 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है, देखिए यहां पर x है,
x लिख देंगे और प्लस आधार कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कुछ भी था भाई देखिए, कर्ण की जगह ये होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, आधार देखिए 5 आपको मालूम है पी क्यू, और लंब जो है ये क्यू आर एक्स है, तो सबकी जगह सब मान रख दिए। अब देखिए x में एक रिलेशन बना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x निकल आएगा। जैसा कि इसको आप सॉल्व करिए, देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के सहारे इस प्रश्न को इसको ओपन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुणे a 25 गुणे x, 2ab हो गया, बराबर बराबर में इस तरफ जो आप रखेंगे राइट साइड में, अब देखिए इधर x का ही स्क्वायर है, x स्क्वायर रखिए, 5 का स्क्वायर है तो 25 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इस 25 का वर्ग करके आपको मालूम है 25 गुणे 25 होता है 625, जब 25 की घात 2 का मतलब क्या है 25 गुणे 25 और वो होगा 625, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 दूना 50 हो गया, ये 50x आ गया, बराबर इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 सही है। देखिए ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा, देखिए इधर प्लस में उस तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो आप चाहे तो एक्स एक्स एक तरफ कर लें और संख्या संख्या एक तरफ कर लें, चलिए यही करते हैं। 625 इधर है, मैं सभी संख्याओं को, संख्या यहाँ देखिए 25 है, इसको इधर ले आता हूं और x वाले सारे नंबर उधर ले जाते हैं, तो उधर पहले से ये वाला देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं और इसको उधर पहुंचाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी उधर पहुंचा देते हैं तो माइनस का 50x, माइनस क्यों, इधर प्लस था ना ये दोनों, तो उधर माइनस हो गए, ये आपका देखिए कट गया। तो आप देख रहे हैं 625 में से 25 जाएगा तो केवल आपके पास 600 ही बचेगा, और इस तरफ से आपका ये सॉरी यहाँ पर -2ab था तो इसको आप -2ab करेंगे, सूत्र में यहाँ -2ab होता है ना, इसको भाई क्या a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये माइनस रहेगा, तो ये -50 उधर जाएगा तो ये +50 हो जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर -2ab होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 625 में 25 माइनस हुआ 600 बचा, और इस तरफ आप देख रहे हैं 50x बचा, तो अब x निकालेंगे तो 50 इधर आके बटे में हो जाएगा भाई, 600 के नीचे 50 बटे में हो जाएगा, ये x आ जाएगा, एक एक जीरो कटा, 5 से 60 कटेगा, 12 पंचे 60, यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। 5 से इसको काट देंगे ना 60 से 12, तो आपने देखा ये 12, x का मान तो 12 आ गया, तो ये वाला आप देख रहे हैं x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर x 12 आया है तो अब ये PR भी निकल आएगा, क्योंकि आप तुरंत यहां पर मान रख देंगे 25 माइनस x यानी 12, तो ये घट के आ जाएगा 13। भाई 25 में जैसे 12 घटाएंगे तो ये 13 आ गया, इसका मतलब ये भी मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, एक आ गया 5 सेंटीमीटर था ही, एक 12 और एक 13, 5 12 13 ये यहां पर भुजाएं आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब आप कुछ भी बता सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाऊं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए और वहां पर हम ढंग से ये जो मान थे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये सब कर सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए ट्रिग्नोमेट्री में वैसे मैंने बहुत डिटेल में 3 पार्ट में सब कुछ पढ़ा दिया है, आप उसको ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये भी मान निकल ही चुके तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस अब हमें इस त्रिभुज की जरूरत है जिसमें सारे मान लिखे हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको कुछ भी मान बताना होता है, आप एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यहां पर आप साइन लिख देते हैं, यहां पर आप कॉस लिख देते हैं, इधर टैन लिख दिया जाता है, नीचे क्या होता है, साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक और इधर टैन के नीचे कॉट। ये वाले मान ऊपर से नीचे देख लिए जाते हैं और ये वाले मान नीचे से ऊपर देख लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मैंने आपको विस्तार से पार्ट 1 में पढ़ाया है, जिनको प्रॉब्लम हो वो देख सकते हैं वहां जाकर के। अब देखिए यहाँ साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान बताना था। जैसा कि साइन पी, तो सब साइन पहले होता क्या है, एल बटे के, एल का मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है, एल का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। अब क्योंकि यहां पर पी, कोण पी बताया गया है, तो पी ये वाला कोण है, इसके विपरीत ठीक सामने वाला ये होगा लंब 12 और ये 13 कर्ण होगा, तो लंब की जगह 12 और ये 13, 12 बटे 13 इसका उत्तर हो गया।
इसके बाद आपको बताना था कॉस पी। कॉस क्या होता है, यहां पर देखिए ए बटे के, ए मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। आधार कितना है देखिए 5 और कर्ण कितना है 13, 5/13। इसके बाद देखिए आपको tan p का मान बताना। tan कहाँ है, l बटे ए, लंब बटे आधार, इसका मतलब हुआ लंब बटे आधार। और यहां पर p के हिसाब से लंब तो सामने वाली भुजा हुई, ये हुआ 12 और बटे आधार कितना हुआ 5। तो ये तीनों उत्तर आपके आ गए, तीनों मान निकल करके आ गए, यही आपको बताना था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब सी अननोन वैल्यू थी जो काम पाइथागोरस प्रमेय से करके निकाला गया है, 5, 12 और 13, यही थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो बहुत सामान्य है, त्रिकोणमिति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बस वो 2-3 पार्ट अच्छे से देख लीजिए, त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे अगर आपने ढंग से समझ लिया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि cot थीटा बराबर 7/8। देखिए यहां पर एक चीज दी गई है, cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो आपको देखने से ही लग रहा है, पहले आप इसका एक तरीका तो वही है कि जो अभी आपने किया है आप लोग ट्राई करिएगा, उसको मैं नहीं करवाऊंगा, कि भाई कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है, उसको रख करके फिर समकोण त्रिभुज बना के पाइथागोरस प्रमेय लगा के फिर सारे मान निकाल के यहाँ सब रखिएगा। वो तरीका आप जानते हैं, वो आप खुद से करिएगा। मैं एक दूसरा सरल तरीका बताता हूं, इसी प्रश्न में लगाइएगा अगर ये प्रश्न आता है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न जब भी आएगा तो एज इट इज जैसा है वैसा ही आएगा, तब आप जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो कर देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। बस आपको इसके लिए बेसिक 2-3 जानकारियां होनी चाहिए जो आपको पहले से रहती हैं। जैसा कि आप देखिए यहां पर एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, यहां 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और ये भी वैसे ही a प्लस बी माइनस बी, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी यही करेंगे, 1 पर स्क्वायर माइनस कॉस पर स्क्वायर, कॉस पर स्क्वायर यही लिखता है ऊपर, ठीक है। देखिए ये इस सूत्र से दोनों हो गए। अब आप देखिए ये 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, माइनस है साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही नीचे 1 का ये रहेगा माइनस ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको अभी लास्ट 1-2 शायद जो मैंने आस्क योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स क्लास थी, शायद उसमें मैंने आपको 1-2 फॉर्मूले बताए थे, सूत्र बताए थे। मैं यहां पर फिर से लिखवाता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो तो इसका मान 1 होता है। अब यहाँ थीटा हो या एक्स हो, दोनों जगह बस समान होना चाहिए, यहाँ और यहाँ समान चीज होनी चाहिए, मान 1 ही आएगा, चाहे यहाँ ए हो या सी हो, कुछ भी हो, जो यहाँ हो वही यहाँ हो। तो इस सूत्र से अगर आप देखें तो अगर हम इस साइन को उधर भेजते हैं 1 के साथ तो साइन उधर जाएगा, इधर केवल कॉस बचेगा ना। अगर हम कॉस स्क्वायर को रोक लें और इसको उधर पहुंचा दे तो 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 के साथ इधर प्लस में वो उधर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए सूत्र इसी से बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं, चलिए यही लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आप देखिए कॉस, इस ऊपर कॉस थीटा उस पे भी स्क्वायर है और नीचे साइन थीटा इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों को ऐसे इकट्ठे स्क्वायर लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस बटे साइन होता ही कॉट है, कॉस बटे साइन अगर कहीं लिखा मिले कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो वो कॉट थीटा होता है, और बाहर वर्ग था तो वर्ग लिख देते हैं। देखिए यहां तक कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसकी जगह आप कॉट थीटा लिख सकते हो, और यही मान आपको दे ही रखा था, कॉट थीटा 7/8 दिया था। अब आप केवल यहाँ कॉट थीटा की जगह 7/8 रख दीजिए और उस पर वर्ग है, वर्ग कर दीजिए। 7 का 7 7 49 और 8 का 8 28 64, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आराम से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। नहीं तो बाकी दूसरा तरीका तो आपका लॉन्ग मेथड वाला आता ही है कि हम उसमें त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना के फिर ये सब चीजें तीनों भुजाएं निकालेंगे, यहां से देखिए 7 और 8 लेके फिर करेंगे, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने करा दिया, हो सकता है एज इट इज आए तो आप कर लेंगे। ठीक बात है, चलिए हम हटाते हैं। बाकी आप में से ध्यान से समझिए, अगर किसी को एक दो प्रश्न नहीं समझ में आते, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा उनको समय देना पड़ेगा। आपका बेस अगर कहीं से कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारना होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर अच्छा सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दो प्रश्नों के लिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आएंगे ही, लेकिन ये भी है कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए चीजों को सीखने का। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी छोड़ दें वो भी छोड़ दें, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपको जितना बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं वो सीखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। बेलन यानी बनाया जाता है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 550 घन सेंटीमीटर यानी ये आयतन दिया था सरिया का। जब घन सेंटीमीटर दिया तो इसका मतलब आयतन ही दिया, आयतन को V से भी लिख देते हैं, वॉल्यूम। तो ये दिया था 550 घन सेंटीमीटर। देखिए घन सेंटीमीटर देख के ही पता चल जाता है कि हाँ घन सेंटीमीटर लिखा मतलब ये आयतन है। अगर वर्ग सेंटीमीटर लिखा होता तो क्षेत्रफल होता है ना। एक चीज ये दी है। दूसरा क्या दिया है, यदि सरिया यहां पर जो सरिया बनाई गई है वो कुछ इस टाइप से बेलन के जैसी है ना, बेलनाकार होती ही है। आपको मालूम है कि वो बेलनाकार, जैसे ये मार्कर है तो आप देख रहे हैं बेलनाकार है, ऐसे ही वो लोहे की होगी तो सरिया होगी। तो ये बेलन के आकार की थी। और इसमें और दिया था, यदि सरिया का व्यास यानी इस बेलन का व्यास आपको दिया है, व्यास से आप त्रिज्या बना लेंगे। व्यास को हम d से डायमीटर लिखते हैं। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या सदैव व्यास का आधा होता है। त्रिज्या को r से लिखते हैं और त्रिज्या व्यास का आधा मतलब 1/2। 1 था, इसको 2 से भाग कर देंगे, ये आपकी हो गई त्रिज्या। ठीक है, सब आप जानते ही हैं। और अब इसके बाद सरिया की लंबाई। अब बताइए सरिया की लंबाई, अगर मान लीजिए सरिया है ऐसे आप इसको देखें तो ये लंबाई है, इसी को ऐसे देखें तो ये ऊंचाई है। बेलन की लंबाई और ऊंचाई का मतलब एक बात है। बेलन ऐसे खड़ा हुआ है तो आप ऐसे बोलेंगे ये ऊंचाई है, और बेलन ऐसे लेटे हुए फॉर्म में है तो उसी को हम बोलेंगे कि ये लंबाई। लंबाई ही मतलब ऊंचाई है कुल मिलाकर के। अगर वो लंबाई बोलता है बेलन की लंबाई, तो आप उसको अपने आप ही समझ लेंगे कि वही उसकी ऊंचाई है ना। लेटे हुए फॉर्म में है तो लंबाई, खड़े हुए फॉर्म में तो ऊंचाई। तो इसको हम h से लिख देंगे और यहां पर इसकी ऊंचाई को ही ज्ञात करना है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अब आपको मालूम है क्योंकि आयतन दिया था तो हम आयतन का ही सूत्र लगाते हैं। जो कुछ दिया होता है वही सूत्र लगाते हैं। आयतन होता है बेलन का पाई r² h, बीच में सब गुणा ही है। पाई का मान कितना, 22/7। r का स्क्वायर यानी 1/2 त्रिज्या आई है, इसका स्क्वायर और गुणे h ये निकालना है। और आयतन दिया था तो आयतन की जगह 550 रख देंगे, ये दे रखा था। ठीक है, तो ये रख दिया। अब सारे नंबर देखिए, सॉल्विंग केवल बची है और कुछ नहीं। यहां से 22/7 गुणे ये हो गया, 1 का वर्ग 1 और 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा और गुणे h। अब सबको इधर लाएंगे तो देखिए एक इकट्ठे ये h निकालना है तो बाकी सबको इधर लाना पड़ेगा। तो देखिए 550 इधर रही है, 7 और 4 इधर गुणे में है, ये ऊपर आ जाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएंगे। 7 भी बटे में है, 4 भी बटे में है, तो 550 के साथ ये दोनों गुणे में आ जाएंगे। और ये देखिए ये 22 जो है ये ऊपर गुणे में है तो ये इधर नीचे आ जाएगा। 22 को इधर ले आएंगे बराबर h, है ना। 22 ऊपर गुणे में है तो वो नीचे आ जाएगा और ये दोनों नीचे गुणे में है, ये ऊपर इसके साथ आ जाएगा। ऐसे ही किया जाता है ट्रांसफर। अब देखिए इसको काटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 और 11 दूना 22 है ना। 2 दूनी 4 और 11 दूना 22। 11 से इसको काट दीजिए, 11 × 5 = 55, 50 आ गया। आप देख रहे हैं h बराबर आपका जो बचा, यहाँ से ऊपर 50 बचा, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 2 बचा। 7 दूनी 14 मतलब 50 गुणे 14, 14 × 5 = 70, 700। ठीक है, यहां से देखिए 7 दूनी 14 और यहाँ 50, 14 × 5 = 70। ठीक है, 700 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा था इसलिए 700 सेंटीमीटर की वो सरिया है। लंबाई जो है उसकी 700 सेंटीमीटर है। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इस बेलन की लंबाई को ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और आगे हम सॉल्व करेंगे। अब और प्रश्नों को लेंगे और उनको सॉल्व करके देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें देखिए बोला गया एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो टंकी की गहराई बताइए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक बेलनाकार टंकी है। सबसे पहले तो बोला गया एक बेलन के आकार की ऐसे टंकी है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके की बेलनाकार कोई टंकी है। ठीक है, और उसके बारे में बताया गया है कि इसकी धारिता, धारिता का मतलब होता है उसका वॉल्यूम, धारण करने की क्षमता। किसी में कितना जल या कितना कोई चीज आ सकती है, जैसे जिस कमरे में आप बैठे इसमें कितनी हवा भरी है, ये इसकी धारिता है। किसी बर्तन में कितना द्रव या पानी या लिक्विड आ सकता है, वो उस बर्तन की धारिता है। इसका मतलब वो चीज कितना स्थान घेरेगी, और स्थान घेरने वाली चीज को क्या कहते हैं, आयतन। आयतन और धारिता एक ही बात है। आयतन सामान्य दृष्टिकोण में बात बोली जाएगी किसी भी चीज के जगह घेरने के स्पेस को, सेंटीमीटर की घात 3, मीटर की घात 3, इनमें आप देखते हैं। धारिता भी आयतन ही है, तो वो धारण करने की क्षमता है, वो भी आयतन। आप ध्यान रखेंगे कि धारिता और आयतन एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। यानी धारिता आपको दे रखा है, बेलन की धारिता कहें या इसी को मैं लिखे दे रहा हूं आयतन भी कह सकते हैं। ये आपका दिया गया है 6160 घन सेंटीमीटर कहें, घन मीटर में है ना, देखिए यहां पर मीटर में था तो मीटर, घन मीटर कहें चाहे हम ऐसे मीटर की घात 3 कहें, एक ही बात है ना। ये चीज दे रखा है। अब आपको बोला गया इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है, इस बेलनाकार टंकी की त्रिज्या भी दे रखी है, वो कितनी है, 14 मीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं, 14 मीटर दिया है। तो इसकी गहराई, अब आप बताइए टंकी ऐसे है तो इसकी गहराई मतलब इसकी ऊंचाई ही तो है। ये जो ऊंचाई होती है इसी को गहराई कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल समझ गए कि उसने कहा है गहराई, जैसे कुआं है, कोई कुएं की गहराई या ऊंचाई, तो गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। गहराई कहे चाहे ऊंचाई, इसीलिए मैं सब लिखे दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए, ये आपको बताना है, इस गहराई या ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसी को आपको बताना है। ठीक है, अब आप क्योंकि आयतन दिया है तो आयतन का ही सूत्र लगा देंगे। आयतन कहें या फिर धारिता कहें, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, सब में गुणा होता है, बीच में पाई का मान आप रख देंगे 22/7, r कितना है 14, यहां रख देंगे 14, और इसकी गहराई यानी h ज्ञात करना। जबकि धारिता दे रखी है 6160, तो इधर आप 6160 रख दीजिए धारिता की जगह। ठीक है, इस तरीके से रख दिया। अब ये 7 इधर आके गुणा हो जाएगा, 6160 में ये 7 गुणा हो जाएगा, इधर आपका 22 गुणे ये 14 का वर्क करेंगे तो हम इसको 14 गुणे 14 ही लिख दे रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप गुणा करने में मत लगिए, एकदम लास्ट में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सब चीजें गुणे में है, इधर बटे में आ जाएंगी। अब हम देखिए क्यों अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, सब लास्ट में रख रहे हैं। ये सब चीजें गुणे में है तो बटे में आ जाएंगी। इधर आपको मालूम है जो चीज गुणे में होती है दूसरी तरफ बटे में हो जाती है, जो चीज बटे में होती है वो दूसरी तरफ गुणे में हो जाती है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये सारी चीजें इधर आ जाएंगे। अभी देखिए गुणा करने में लगते तो बड़ी संख्या बनती, फिर काफी टाइम टेकिंग होता। अब क्या है, काफी कुछ कट जाएगा, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, ये थोड़ा सा सरल हुआ। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहां से जरूर ये भी आप देखिए, चलिए 2 से ही अगर हम इस काटना चाहें, छोटा करना चाहें थोड़ा, तो देखिए 2 से तो कट ही जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो क्या आएगा 2 3 6। ठीक है, और यहाँ पर 16 है, बीच में 0 बढ़ेगा, 2 8 16, और ये पीछे 0 आएगा। आप ये चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 से काटने के बाद आप देखिए ये 22 है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 22 या 11 से ये कटेगा, तो चेक करिए क्या 11 से कट रहा है। देखिए 11 दूना 22, 8 बचा 88, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 11 से पहले इसको काटिए, 11 दूना 22, और फिर ये काटते हैं। देखिए 11 दूना 22, 8 बचा है ना, 11 दूना 22 है, 30 में से पहले 30 हम लेके 11 दूना 22, तो 8 बचेगा, 8 यहाँ आगे आ जाएगा, 88 हो जाएगा, 11 8 88, और फिर ये 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस 2 से देखिए ये फिर कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और 0 140। अब देखिए 14 से 140, 14 दहम्मा 140, 10 बार में कटा, आपने देखा सब कुछ कट गया और h बराबर आपका 10 आ गया, कट करके 10 मीटर, क्योंकि सब मीटर में था तो टंकी की जो गहराई है वो 10 मीटर आ गई। कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टंकी की गहराई 10 मीटर कैसे आ गई। ठीक है, इसमें गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सोचिए अगर आप ये सब गुणा करते 22 को 14 से, फिर 14 को 14 से, फिर उसको इधर लाते, इधर इसको गुणा करते, फिर भाग करते, तो बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य तरीके अपनाइए और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए मैं इसको हटाता हूं, आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है 24 मीटर ऊंचे शंकुआकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू के को बनाने में कितने कैनवस की आवश्यकता होगी, कितना कपड़ा लगेगा। कैनवस मतलब एक कपड़ा होता है मोटा सा जिससे तंबू बनता है, तो आप कैनवस बताना है। तो मैंने आपको एक बार बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी ऐसे तंबू वाला प्रश्न आए और इसमें कैनवस या कपड़ा कितना लगेगा तो आप उसका वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। बस क्या निकाल देंगे, वक्र पृष्ठ। वही प्रश्न है, मान लीजिए ऐसा तंबू बना हुआ है, तंबू के आधार में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ऐसा एक आधार में आपको वृत्त दिख रहा है ना, गोला। आप ऐसे भी जैसे आपने कोन यानी शंकु, आप आइसक्रीम की कोन जब लेते हैं कोन आइसक्रीम खाने के लिए, तो देखिए उसमें ऊपर गोल संरचना, वृत्त की संरचना दिखाई पड़ती है ना, वृत्त जैसा आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर ये नीचे वृत्त होता है, यानी कि इस शंकु के आधार में क्या है, वृत्त है। तो जैसे बर्थडे की कैप है, बर्थडे वाले में जो कैप बच्चे लगाते हैं उसमें भी देखिए वो क्या होता है, नीचे ऐसे गोल सा होता है यानी वृत्त जैसा दिखता है। तो हमेशा किसी भी शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त होता है। और यहां पर एक चीज दी थी, आधार की परिधि। आधार की परिधि कहने का मतलब वृत्त की परिधि। यहां पर जो इसने दिया है आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आधार में होता है वृत्त, इसका मतलब उसने दिया है वृत्त की परिधि, है ना। इस बात को हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए 24 मीटर ऊंचाई है, इस शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं और यह है 24 मीटर, ठीक है। और इसके बाद आपके पास दिया गया है परिधि दे दी गई है, सब नोट कर लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। परिधि बराबर दिया गया है 44 मीटर इस तंबू का, तो 44 मीटर लिख लेंगे। फिर इसमें आपको पूछा गया है, ठीक है, इस तंबू को बनाने में कितने कैनवस की आवश्यकता होगी। कैनवस मतलब यानी आपको जब भी कैनवस जो आपको आवश्यकता होगी कैनवस, तो आप इसके लिए निकालेंगे वक्र पृष्ठ। ये ध्यान रखेंगे कितना कपड़ा लगेगा किसी चीज को ढकने में, इसको ढकने में, या कितना कपड़ा लगेगा इस तंबू को बनाने में, तो आप उसका वक्र पृष्ठ हमेशा बताएंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो अब आप देखिए क्या है कि जैसे कि हमें वक्र पृष्ठ चाहिए, तो वक्र पृष्ठ के लिए तंबू में हमको क्या चाहिए, हमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना। तो पाई तो 22/7 है, आर त्रिज्या नहीं है और एल भी नहीं। एल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये जो ऊंचाई इधर साइड में आप देख रहे हैं ये वाली, इसी को एल कहते हैं। ये एल है, ये एच है जो बीच में आप देख रहे हैं सीधी लाइन, और इसको इधर ये बोलते हैं आर। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, आप अति लघु उत्तरीय वाले वीडियो देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा वो अच्छे से एक एक चीज जान जाएंगे। तो यहाँ त्रिज्या ये है इसकी आधी, और एच ऊंचाई है बीच वाली लाइन, और तिरछी लाइन जो है इसी को तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जिसको एल से लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले तो आपको किसी तरीके से एच तो है आपके पास ऊंचाई, लेकिन आर नहीं है। तो आर देखिए इस परिधि से, क्योंकि ये वृत्त की परिधि थी, तो वृत्त की परिधि का हमारे पास फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि। इसने कहा था ना ये जो परिधि है ये क्या है, इस शंकु के आधार की परिधि, और शंकु के आधार में होता है वृत्त, इसका मतलब ये वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि देखिए 44 था, दिया था, यहां हमने 44 रख दिया, बराबर 2 पाई और आर। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर, और इधर है 44। अब देखिए ये हम 44 के साथ ये जो 7 है ये बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, और ये 22 दूना 44 इधर जो है ये देखिए 2 और 22 ये गुणे में, तो ये बटे में आ जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगी बराबर आर। ये 22 दूना 44 और ये 44, भाई 22 दूना 44 और ये 44 कट जाएगा, इसका मतलब आर यानी त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल के आ गई। त्रिज्या और ऊंचाई, हमारे पास ऊंचाई है और त्रिज्या है, लेकिन हमें वक्र पृष्ठ में चाहिए एल, एल नहीं है। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक शंकु में फॉर्मूला होता है। अब एल हम निकाल सकेंगे क्योंकि एच हमारे पास 24 है और आर हमारे पास 7 आ गया है, आर अभी निकल के आ गया है। अब एल निकाल लेंगे, तो देखिए एल कैसे निकालेंगे, 24 का वर्ग 24 गुणे 24 करेंगे 576, और 7 का वर्ग 7 7 49,
576 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा 625, है ना। 9 6 15 देखिए, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625। एल निकालेंगे तो वर्ग जो है दूसरी तरफ क्या हो जाता है, वर्गमूल। 625 का वर्गमूल निकलता है 25। ये सब आपको याद है, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि 625 का 25 कैसे निकलता है। लासा लेते चले जाइए, फिर जोड़े बना लीजिए दो दो के, आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से समझते। एल निकल के आ गया 25। अब तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए एल बराबर आपका आ गया 25 और आर बराबर आ गया 7। अब सब आप निकाल लेंगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, हटा रहा हूं इतना, और यहीं पर आपको वक्रपृष्ठ यानी कैनवस कितना लगेगा कपड़ा, वक्रपृष्ठ निकाल के दिखाते हैं। देखिए इतना हटा लेते हैं ताकि यहां जगह हो जाए। ये भी आप निकाल चुके हैं, अच्छे से जान गए हैं ये सारे डेटा लेकर के। एल और आर अब हम क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ निकाल देंगे, यानी कपड़े की मात्रा या कैनवस की मात्रा बराबर वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ होता पाई आर एल। पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह रखेंगे 7 और एल की जगह रखेंगे 25। ठीक है, पाई आर एल। अब ये 7 और 7 कट जाएगा, 22 गुणे 25 इसका आंसर हो जाएगा। बस गुणा करिए, 25 को 20 बार करेंगे। देखिए 25, चलिए इधर गुणा ही करके आपको दिखा देते हैं। ये आ गया 055, 550, 550। अब ये क्योंकि वक्रपृष्ठ जो होता है, ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है, ये क्षेत्रफल होता है, तो ये सब मीटर में था तो आप इसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर या फिर बोलेंगे वर्ग मीटर, है ना। इसी को वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, या मीटर की घात 2 बोल दीजिए। इतना कपड़ा 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। मतलब जो ऐसे कपड़ा होगा ना इस तरीके से, मान लीजिए, तो ये होना चाहिए 550 वर्ग मीटर का कपड़ा होना चाहिए। ठीक, तब जाकर के आप ये तंबू बना पाएंगे, इतना कपड़ा चाहिए। तो ऐसा आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रश्न था, ये इसकी डिमांड क्या थी। ऐसा प्रश्न जब भी आए, किसी भी तंबू में लगने वाले कपड़े की मात्रा या फिर कुछ भी ऐसा पूछा जाए कि कैनवस कितना लगेगा, तो आप समझ लीजिए तुरंत उस तंबू का या उस शंकु का आपको क्या निकालना है, उसका आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यानी आगे के जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं, इन क्वेश्चंस को सीखते हैं। ठीक है, आपको समझाने सिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा दी जाए। अब देखिए यहाँ पर दो समान आधार वाले बेलनों की ऊंचाइयां, दो समान आधार वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि दो बेलन हैं और उनकी ऊंचाई मान लेते, पहले की ऊंचाई h1 है और दूसरे की ऊंचाई h2, इनका अनुपात दिया है h1 अनुपात h2 कितना, 2:3। अनुपात को हम ऐसे भी तो लिख लेते हैं h1/h2, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसने कहा इन बेलन के जो आधार समान है, दो समान आधार मतलब समान आधार वाले बेलन, इसका मतलब जो बेलन है उनका जो आधार है वो ये वाला समान है ना। मान लीजिए ये वाला आपका ये समान है, ठीक है, ये आधार आपका समान है। तो आधार समान है तो मतलब इनकी त्रिज्याएं समान है, यानी व्यास ये समान है, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, यानी R1 R2 ये दोनों बराबर है। इसका मतलब त्रिज्याएं R1 और R2 बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि R1/R2 दोनों की जो त्रिज्या है वो 1/1 है। दोनों को एक एक मान ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें आयतनों का अनुपात बताना है। तो इनके आयतनों का अनुपात का मतलब क्या होगा, दोनों बेलन के आयतन यानी पहले बेलन का आयतन। अब जब अनुपात बताना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे पहले बेलन का आयतन और बटे में दूसरे बेलन का आयतन। ऐसा लिखेंगे। और पहले बेलन मतलब पाई, आयतन का सूत्र तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, लेकिन क्या होगा R1 R2 लिख दिया जाएगा, यहाँ H1 और H2 लिख दिया जाएगा, क्योंकि दो थे, पाई पाई कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर R1 R2 क्योंकि आधार समान है, त्रिज्याएं समान है, तो 1/1 इसको हम लिख सकते हैं। या फिर अगर R/R भी लिखेंगे तब भी वो कट जाएगा, दोनों को R ही अगर मान ले या X मान ले, दोनों ही बराबर हैं, तो इसको भी X मान ले, इसकी भी त्रिज्या X मान ले, तो भी तो कट ही जाएगा। तो फिलहाल मैं रख देता हूं यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर और नीचे भी 1 का स्क्वायर और गुणे में H1 H2। यहाँ देखिए अब ये H1 H2 बचा, H1 का मान है 2, H2 का मान है 3, ऊपर 2 ये है 3। तो देखिए अब आप
1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ऊपर 2 ही रहेगा, 2 1 कम 2 और 3, 1 का वर्ग यहाँ करेंगे 1 ही रहेगा, फिर 3 1 कम 3, यानी ये 2/3 ही इसका उत्तर आ गया। यानी कि जो आयतन का अनुपात है V1 अनुपात V2, V1 अगर इसका हम आयतन V1 माने और इसका V2 माने पहले दोनों बेलन का, तो इनके आयतन का अनुपात भी वही आ गया जो पहले दिया गया था, 2:3 ऊंचाइयों का अनुपात ही। तो ये 2/3 या 2:3 ही इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा आप ये समझ गए होंगे, ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देख लेते हैं, ताकि आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाएं और कर पाएं। इसके बाद आपको एक पार्ट और दिया जाएगा और फिर आपको इसको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 52 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। 52 को ऐसे दो भाग बांटना, 52 को मान लेते हैं पहला भाग x है तो दूसरा भाग 52 - x हो जाएगा अपने आप ही। भाई अगर एक भाग को हम x मान लेते हैं कि माना एक भाग x, तो दूसरा अपने आप 52 में से घट के आ जाएगा 52 - x, है ना। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10 है, आपको मालूम है एक संख्या 3 है तो दूसरी 7 आ ही जाएगी 10 में से 3 घटा के। तो ऐसे अगर 52 को बांटना, एक भाग हमने x मान लिया तो दूसरा अपने आप 52 - x आ जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है बल्कि लिखना है। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे माना दो भागों में बांटना है ना, तो आप ऐसे बोलेंगे माना पहला भाग बराबर x, तो जो दूसरा भाग होगा वो बराबर 52 - x। ठीक है, क्योंकि 52 को ही बांटना है। अब इसमें क्या है, ऐसे भाग बांटना कि उन भागों का गुणनफल 651 हो, यानी कि इनका गुणनफल पहला भाग और जो 52 - x है दूसरा, इनका गुणनफल मिलकर के कितना हो, 651 हो। ऐसे करना है। तो अब जरा गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए इसको इससे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 52x, और इसको इससे भी करेंगे तो माइनस है बीच में, x और x का x² हो जाएगा बराबर 651। अब सबको एक तरफ करते हैं तो सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो पहले ये x² वाला लिख लेंगे उधर ले जाके, फिर इसको लाएंगे तो ये माइनस का 52x हो जाएगा, इसको भी उधर भेज देते हैं, प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, और ये इधर पहले से प्लस में है, इसको ऐसे अब लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। आपको सारी चीजें, इसको भी मैंने उधर भेज दिया, इसको भी उधर भेज दिया, सब एक साइड आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाते हैं। पहले आप 651 को यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं तो हम मान लेते हैं कि x है, आपको मालूम है। पहले इस 651 को इससे गुणा किया जाता है। अति लघुत्री में मैंने बहुत ही विस्तार से इसको समझाया है, आप लोग उस सेक्शन को देख लीजिए, 651 ही आएगा। अब इस 52 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनको जोड़े या घटाए तो 52 ही आए, लेकिन जिनको गुणा करें तो 651 आए। तो यहां पर अब बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसी जगहों पर संख्याएं समझ नहीं आती हैं कि वो दो संख्याएं ले कैसे। तो ऐसी स्थिति में आप इस 651 का लासा निकालिएगा। तो देखिए लासा निकालना तो आपको मालूम है 3 से कट ही जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और फिर देखिए क्या ये 3 से कटेगा, 7 1 8 2 10 नहीं कटेगा। तो देखिए क्या ये 7 से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट रहा है। देखिए 7 3 21, 7 एकम 7। अब ये 31 तो किसी और से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, 31 एकम 31। अब आप देखिए यही आपका आंसर मिल गया। देखिए 7 3 21 और 31, 31 और 21 जोड़ेंगे तो 52 ही मिलेगा। यानी अगर हम 31 और प्लस 21 जोड़ते हैं तो 52 ही मिल जाएगा, है ना। मिल गई संख्याएं, और 31 और 51 का गुणा करके 651 ही आएगा। तो 52 की जगह हमने लिख दिया 31 + 21, और बाहर ये x था और ये वाला बाकी ऐसे ही उतार लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ इनको आराम से ऐसे किया जा सकता है। माइनस ये 31x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का ये 21x तो दोनों में गुणा ही हो रहा है, प्लस 651 बराबर 0। अब इन दो संख्याओं में कॉमन लेते हैं और इन दो संख्याओं में कॉमन लेते हैं। आप ऐसे इसको बनाएंगे नहीं, बस केवल आपको समझाने के लिए पहली दो संख्याएं और आखिरी की दो संख्याओं में कॉमन ढूंढते हैं। तो यहां से संख्या में तो कोई कॉमन नहीं ली है, लेकिन यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से एक बार x बचेगा, फिर माइनस यहाँ से 31 बचेगा। यहाँ देखिए इन दोनों में आप समझ पा रहे हैं 21 है ही है, तो ये तो 51। अभी 651 को तो आपको मालूम ही है कि 21 × 31 करके आया था, है ना। तो इसमें 651 में अगर हम 21 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ इसको हम 21 × 31 मानते हैं तो 21 बाहर हो गया, 31 बचेगा।
अब आप देखिए ब्रैकेट में दोनों जगह 31 आ गया और ये बाहर यहाँ से x और ये -21 बराबर 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 लिया जाता है ना, तो x बराबर 31 आ जाएगा। एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 लिया जाता है तो यहाँ से x बराबर 21 आ जाएगा। ये आंसर दो भाग जो थे वो 21 और 31 निकल के आ गए। दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 रख दिया, दोनों मान आ गए। भाई -31 उधर जाएगा +31, -21 उधर जाएगा +21। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना था, दोनों भाग। अब देखिए अगर इसको हम 31 मानते हैं तो ये 52 - 31 होके अपने आप 21 आ जाएगा, या इसको अगर हम 21 मानते हैं तो ये वाला 31 आ जाएगा। मतलब वो दो भाग कुल मिला के 31 और 21 होंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इन विधियों को ढंग से समझना है कि कैसे किया गया, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो इसका मतलब आपने अभी अति लघुत्तरी की सीरीज नहीं देखी, क्योंकि वहां पर मैंने इसको पूरा ढंग से समझाया है, 2-3 प्रश्नों को अच्छे से समझाया है। उनको आप देख लीजिए तो आपको ये थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग सारी सीरीज और ढंग से चीजें देखेंगे, इसीलिए एग्जाम टाइम पढ़ने से बढ़िया होता है ऑलवेज पढ़ना। जब आप हमेशा पढ़ेंगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो आप हमेशा से कंफर्टेबल रहेंगे और आगे टेट सीटेट सुपर टेट के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। आप बताइए, एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आपको ये भी मालूम है कि वर्गाकार मैदान हो या वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। और यहां पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 दिया था, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे इधर 225 क्योंकि दिया हुआ है, और इधर लिख देंगे भुजा की घात 2। ठीक है, तो घात 2 जो है इधर वर्गमूल हो जाता है। आपको मालूम है जो वर्ग होता है दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो इससे हमें भुजा मिल जाएगी अभी। और 225 आप सब जानते हैं कि 15 × 15 225 होता है ना। ये सब आपको बहुत डिटेल मैंने पढ़ा है। तो 15 का आप ऐसे जोड़ा बन जाएगा, तो भुजा बराबर आपका आ गया 15, भुजा बराबर 15। तो इसका मतलब इसकी भुजाएं 15 आ चुकी हैं साइड जो है। और आपको इसका परिमाप पूछा था उसने, तो भाई ठीक है, परिमाप बराबर, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप जो होता है 4 × भुजा। परिमाप का मतलब 4 बाहरी भुजाओं की माप, चारों को जोड़ दीजिए, 15 30 45 60, 60 उत्तर हो जाएगा। या इस सूत्र से 4 × भुजा, तो भुजा 15 था रखेंगे तब भी 15 चौके 60 हो जाएगा। और क्योंकि ये मीटर में था वर्गाकार मैदान, तो यहां पर हम 60 मीटर इसका परिमाप बोल देंगे और ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपने डिटेल में सीख लिया होगा। मुझे आशा है अब आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों में इस वीडियोस को शेयर करिए, और कल तक मैं आपको प्रयास करके एक और पार्ट में लघु उत्तरीय के प्रश्नों को सभी समेटते हुए इसको समाप्त करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में अगले आपका ये सब कुछ समाप्त हो जाए और सारा लघु उत्तरीय, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके सारे हो जाए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें। बाकी आप सब अपना सहयोग बनाए रखें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।